एक बार एक गांव शिकारपुर में रमन और रेखा नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों ही बहुत कंजूस और पैसे के लालची थे। एक बार रमन और रेखा मेले में घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें एक लड़का रोते हुए दिखता है। रमन के मन में दया आ जाती है और वो लड़के के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मेरा नाम सोहन है। मेरे माता पिता दोनों मर चुके हैं। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए भी नहीं है मेरे पास। बच्चे की बात सुनकर रमन को दया आ जाती है और वो कुछ पैसे सोहन को देकर वहाँ से जाने लगता है। तभी रेखा रमन से कहती है, अजी क्या कर रहे हो? इतने पैसे क्यों दे रहे हो इस भिखारी को? इस अनाथ बच्चे को देखकर मेरे मन में एक आइडिया आया है। आइडिया? कैसा आइडिया? देखो, जो भी आइडिया देना सोच समझ कर देना। तुम्हारे पिछले आइडिया में पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा था, अब तक शरीर दर्द कर रहा है। रमन की बात सुनकर रेखा बोलती है, तुमको तो फालतू बात के सिवाय कुछ नहीं आता। अरे मैं कह रही हूँ क्यों ना इस अनाथ को घर ले चलते हैं और रेड़ी लगवा लेंगे, कोई खाने पीने की हमें आमदनी हो जाएगी। रेखा की बात सुनकर रमन खुश हो जाता है और बोलता है, तुम बात तो सही करती हो, इसको घर ही ले चलते हैं? ऐसा कहकर रमन और रेखा सोहन को अपने साथ घर ले आते हैं और कुछ दिनों बाद उसकी समोसे की रेडी लगवा देते हैं। सोहन बहुत भोला और मेहनती होता है, जिसके कारण उसकी दुकान चल पड़ती है और जिसकी वजह से रमन और रेखा भी खुश रहते हैं। देखा, मैंने कहा था ना इस लड़के को अपने साथ ले चलो, ये हमें अमीर बनवा देगा एक दिन। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और सोहन भी बड़ा हो जाता है। सोहन रेखा और रमन को माँ बाप की तरह प्यार करने लगता है। एक शाम सोहन अपनी रेडी पर काम कर रहा होता है, तभी वहाँ एक सुंदर लड़की जिसका नाम मीनाक्षी होता है आती है। मैंने आपकी दुकान के समोसों की तारीफ सुनी है, मुझे भी कुछ समोसे खिलाइए। मीनाक्षी इतनी सुंदर होती है कि सोहन उसे देखता ही रह जाता है। मीनाक्षी सोहन को दोबारा बोलती है। सोहन हड़बड़ाकर समोसे निकालकर मीनाक्षी को खाने के लिए दे देता है। मीनाक्षी समोसे खाने के बाद बोलती है, वाह कितने बढ़िया समोसे हैं, मजा आ गया। उसके बाद मीनाक्षी रोज सोहन की दुकान पर आने लगती है और वहाँ समोसे खाने लगती है, लेकिन रमन हर बार उससे पैसे नहीं लेता। एक दिन मीनाक्षी सोहन से बोलती है, मैं तुम्हारी दुकान पर रोज आती हूँ, लेकिन तुम कभी मुझसे समोसे के पैसे नहीं लेते, ऐसा क्यों? मीनाक्षी की बात सुनकर सोहन शर्म से लाल हो जाता है और बोलता है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी हंसने लगती है और बोलती है, सच में? बस यही बात है या कुछ और बात भी है? लेकिन सोहन कुछ नहीं बोलता। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी भी सोहन से मन ही मन प्रेम करने लगती है और सोहन से शादी कर लेती है। मीनाक्षी एक अमीर लड़की थी, इसलिए रमन और रेखा भी शादी के लिए मान जाते हैं। एक दिन मीनाक्षी सोहन से बोलती है, सोहन जी मुझे अपने लिए कुछ नए कपड़े और गहने खरीदने हैं, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मीनाक्षी की बात सुनकर सोहन कहता है, अरे तो ये भी कुछ कहने की बात है, मैं अभी माँ से कहता हूँ, वो तुम्हें पैसे दे देंगी। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी हंसने लगती है और बोलती है, क्या तुम अब तक पैसे अपने माँ बाप से लेते हो? और जो कमाते हो वो कहाँ जाता है? इसके बाद मीनाक्षी को जब भी पैसे लेने होते वो रेखा से पैसे ले लेती, लेकिन अपने कंजूस स्वभाव के कारण रेखा मीनाक्षी को हमेशा पैसे देने के लिए टोका टोकी करती रहती, जिससे मीनाक्षी और रेखा के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। एक दिन रेखा रमन से कहती है, सुनो जी, ये तुम्हारा अनाथ लड़का न जाने कहाँ से इस लड़की को पकड़ लाया है, जल्दी ही कुछ करो, नहीं तो जो हमने इतने सालों में जोड़ा है ये लड़की सब बर्बाद कर देगी। रेखा की बात सुनकर रमन कहता है, बात तो तुम सही कह रही हो रेखा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये अमीर घर की लड़की है, इसके खर्चे भी उस तरह से ही हैं। वैसे भी तो सोहन ही कमा रहा है ना। रमन की बात सुनकर रेखा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो बोलती है, तुम तो बिल्कुल नाकारा हो। अरे कोई एहसान नहीं किया उसने हम पर, अनाथ को घर पर लाकर खिलाया हमने, समझे? तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। इस मीनाक्षी को तो मैं ही सबक सिखाऊंगी। लेकिन रेखा और रमन की बातें मीनाक्षी सुन लेती है और उन दोनों के सामने जाकर बोलती है, तुम दोनों कितने स्वार्थी हो, तुम्हें सोहन से कोई प्यार नहीं है, वो बेचारा कितना प्यार करता है तुम दोनों को। मैं आज ही तुम दोनों की असलियत सोहन को बताऊंगी। मीनाक्षी की बात सुनकर रेखा और रमन हंसने लगते हैं। रेखा मीनाक्षी से बोलती है, तो तूने सब सुन लिया, बताएगी तो तू तब ना जब तू जिंदा बचेगी। ऐसा कहकर रेखा और रमन मीनाक्षी को पकड़ लेते हैं और घर की छत पर ले जाकर वहां से धक्का दे देते हैं।
नीचे गिरकर मीनाक्षी की मौत हो जाती। सोहन मीनाक्षी के मरने के बाद बहुत दुखी रहने लगता है। मीनाक्षी, मीनाक्षी तुम कहाँ चली गई? मैं फिर से अनाथ हो गया। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं था। तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा? मीनाक्षी के मरने के बाद सोहन का काम पर से मन हटने लगता है, जिसकी वजह से उसकी समोसों की दुकान की बिक्री भी कम होने लगती है। एक दिन रेखा सोहन से बोलती है, क्या हुआ सोहन बेटा, तुम ऐसे उदास क्यों रहते हो? जिसे जाना था वो तो गया। रेखा की बात सुनकर सोहन बोलता है, मैं क्या करूं माँ, मैं मीनाक्षी से बहुत प्रेम करता था। उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। वैसे भी उसके बिना मैं पैसे भी कमाकर क्या करूंगा? ऐसा कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। तब तक वहाँ रमन आ जाता है। रेखा रमन से कहती है, देखा तुमने इसको, ये तो देवदास हो गया उस मनहूस लड़की के चक्कर में। अगर ऐसा ही रहा तो हम दोनों रोड पर आ जाएंगे, कुछ करो इसका। रेखा की बात सुनकर रमन कहता है, अरे क्या कर सकते हैं इसका, ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। मैं तो कहता हूँ इसे भी किसी दिन अच्छा मौका देखकर मार डालते हैं और कोई और अनाथ पकड़ कर ले आते हैं। रमन की बात सुनकर रेखा हंसने लगती है और कहती है, पक्के नालायक हो तुम, यही सही रहेगा। इसे भी इसकी देवदासी के पास भेज देते हैं। इसके बाद रमन और रेखा सोहन को मारने का मौका तलाशते रहते हैं और काली नाम के बदमाश को सोहन को मारने के लिए कहते हैं। काली सोहन की दुकान पर जाता है और सोहन से कहता है, तो तू है सोहन? तेरी तो मौत आज पक्की है। पर काली भैया, मैंने किया क्या है? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। सोहन की बात सुनकर काली सोहन को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ मीनाक्षी चुड़ैल रूप में आ जाती है। तू मेरे सोहन को मारेगा? तेरी मौत आज मेरे हाथों होगी। ऐसा कहकर मीनाक्षी काली को मार डालती है। मीनाक्षी को देखकर सोहन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुम आ गई मीनाक्षी, मुझे पता था तुम कहीं नहीं जा पाओगी। मेरा प्यार तुम्हें वापस खींच लाएगा। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी बोलती है, मैं मर चुकी हूँ सोहन, ये मेरी आत्मा है। मीनाक्षी की बात सुनकर सोहन रोने लगता है। ये देखकर मीनाक्षी सोहन से कहती है, अरे इसमें रोने वाली बात क्या है? हम सबको तो एक दिन जाना ही है। मैं तुमसे पहले चली गई, लेकिन तुम अभी भी मेरा दिल दुखा रहे हो। तुम मेरे मरने के बाद अपनी समोसे की दुकान को सही से नहीं चला रहे और दुखी रह रहे हो। इसकी बजाय तुम अपनी दुकान चलाने पर ध्यान दो और गरीबों को खाना खिलाओ। मीनाक्षी की बात सुनकर सोहन बोलता है, मुझे माफ कर दो मीनाक्षी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा और गरीबों को भी खाना खिलाऊंगा। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी खुश हो जाती है और उसके बाद रोज सोहन से मिलने लगती है। सोहन भी खूब खुश रहने लगता है। ये देखकर रेखा रमन से बोलती है, अरे ये सब क्या हो रहा है? इस नारियल के पेड़ पर इतने आम कैसे लग रहे हैं? ये मनहूस इतना खुश कैसे हो रहा है? रेखा की बात सुनकर रमन कहता है, हाँ रेखा, बोल तो तू सही रही है और अब ये हमें पैसे भी नहीं दे रहा है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, पैसे भी ये किसी काम का नहीं है। ऐसा कहकर रमन और रेखा सोहन को मारने का फिर से इरादा बना लेते हैं और जब सोहन सो रहा होता है तो वो उस पर चाकू लेकर टूट पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद लेकिन तभी मरा हुआ सोहन दोबारा उठ जाता है और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। मैं मरा नहीं बुड्ढे, बल्कि तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ। मैं मीनाक्षी हूँ, सोहन का रूप लेकर यहाँ लेटी थी। मुझे पता था तुम मेरे सोहन को मारना चाहते हो। मेरा सोहन तो वो रहा सही सलामत। आप दोनों कितने खराब हो। मैंने आप दोनों को अपने माता पिता से भी ज्यादा प्यार किया, लेकिन आप दोनों मुझे ही मारना चाहते थे और तो और मेरी मीनाक्षी को भी मुझसे छीन लिया। ऐसा कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है और मीनाक्षी रमन और रेखा को मार डालती है। उसके बाद सोहन के पास जाकर बोलती है, सोहन तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, ये दोनों इसी लायक थे। इन्हें तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार था। तुम इनकी चिंता मत करो और अपना काम करो। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुमसे मिलने आऊंगी। ऐसा कहकर मीनाक्षी वहाँ से गायब हो जाती है।
एक शहर में कालू नाम का एक आदमी अपनी बीवी माला के साथ रहता था। राजू एक चाट पकौड़े की दुकान पर काम करता था, पर एक दिन उस दुकान के मालिक की मौत हो गई और फिर वो दुकान भी बंद हो गई। कालू बड़ा ही दुखी हुआ कि अचानक ये उसके साथ क्या हो गया। वो घर आकर अपनी पत्नी माला को सारी बात बताने लगा। अजी, ये तो बहुत ही बुरी खबर है, अब हम क्या करेंगे? मैं कुछ और काम ढूंढता हूँ, तुम चिंता मत करो। अगले दिन कालू काम ढूंढने निकल पड़ता है। वो काफी दुकानों पर जाकर काम मांगता है, पर उसे कोई काम नहीं देता। वो बेचारा निराश होकर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, कोई काम मिला क्या? कहाँ मिला, अब तो बड़ा ही दिमाग खराब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। एक काम क्यों नहीं करते, गोलगप्पे क्यों नहीं बेचना शुरू कर देते? आपको तो बनाने भी आते हैं और उसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। हाँ माला, ये तो तुमने सही कहा। एक बार ये काम करना भी शुरू करके देख लेता हूँ, क्या पता चल जाए। बस फिर क्या, अगले ही दिन कालू और माला सुबह सुबह गोलगप्पे बनाना शुरू कर देते हैं। गोलगप्पे बना बना कर वो एक टोकरे में भरते जाते हैं। उसके बाद माला इमली का पानी बनाती है। लो जी, सब कुछ तैयार हो गया, अब आप इनको लेकर बेचने चले जाओ। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। कालू सारा सामान ठेले पर लगाकर गोलगप्पे बेचने निकल पड़ता है। वो गांव में आवाज लगा लगा कर गोलगप्पे बेचना शुरू कर देता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। गोलगप्पे वाले की आवाज सुनकर वहाँ कुछ बच्चे घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं। हमें भी गोलगप्पे खिला दो अंकल। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी खिलाता हूँ। कालू सभी बच्चों को गोलगप्पे खिलाता है। गोलगप्पे खाकर तो सभी बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह अंकल, आप तो बड़े ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाते हो। ऐसे गोलगप्पे तो हमने आज तक नहीं खाए। अरे बेटा, ये सुनकर तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई। चलो, अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मेरा काम कैसा चलेगा। कालू पूरा दिन गोलगप्पे बेचता है और शाम तक उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। वो बड़ा ही खुश होता है और खुशी खुशी अपनी सारी कमाई लेकर घर आ जाता है। अरे ओ माला, जल्दी आओ। हाँ जी, अभी आई। क्यों शोर मचा रहे हो? ये देखो, मेरे सारे गोलगप्पे बिक गए और इतनी अच्छी कमाई हुई है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। हम कितने दिन से परेशान हो रहे थे, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता है। हाँ माला, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की। अगले दिन फिर कालू और माला खूब सारे गोलगप्पे बनाते हैं और कालू सारा सामान रेडी में रखकर बेचने निकल पड़ता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। काफी गोलगप्पे बेचने के बाद वो आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है। उसी पेड़ के ऊपर एक मोटा भूत रहता था। अरे वाह, गोलगप्पे, मेरा तो ये देखकर मुंह में पानी ही आ गया। जब मैं जिंदा था तो कितने गोलगप्पे खाया करता था। ये आदमी तो अभी सो रहा है, तो क्यों ना मैं जब तक चुपके से इसके गोलगप्पे खा जाऊं। वो मोटा भूत नीचे उतरता है और कालू के सोने का फायदा उठाता है। वो एक एक करके कालू के गोलगप्पे खाने शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो काफी सारे गोलगप्पे खा लेता है। उसे गोलगप्पे इतने स्वाद लगते हैं कि बस वो खाता ही जाता है। वाह वाह, मजा ही आ गया इतने स्वाद गोलगप्पे खाकर। अब मेरा पेट भर गया है, तो वापस ऊपर चढ़ जाता हूँ और कल फिर से इसके गोलगप्पे खाऊंगा। वो भूत वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद जब कालू की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके टोकरे के सारे गोलगप्पे गायब हैं। वो बड़ा हैरान होता है कि आखिर सारे गोलगप्पे गए तो कहाँ गए। समझ ही नहीं आ रहा कि ये सारे गोलगप्पे कहाँ चले गए। अभी तो पूरा टोकरा भरा हुआ था। कालू बड़ा ही परेशान होकर घर वापस चला जाता है, पर माला को कुछ नहीं बताता ताकि वो परेशान न हो जाए। अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए? हाँ, वो जल्दी ही सारे गोलगप्पे बिक गए थे ना, इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे ही रोज कमाई होती रहे तो कितना अच्छा हो। हाँ, सही कह रही हो। अच्छा चलो, आप मुंह हाथ धो लो, मैं फिर खाना लगाती हूँ। अगले दिन कालू फिर से गोलगप्पे लेकर बेचने निकल पड़ता है।
दोपहर तक गोलगप्पे बेचने के बाद वो फिर से धूप के कारण उसी पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने बैठ जाता है और फिर से उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है वो मोटा भूत पेड़ से उतरकर फिर से कालू के ढेर सारे गोलगप्पे खा जाता है। कालू की जब आंख खुलती है तो वो फिर से परेशान हो जाता है। काफी दिनों तक यही चलता रहता है। कालू को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके गोलगप्पे कहाँ और कैसे गायब हो रहे हैं। आखिर इस बार वो घर जाकर सारी बात माला को बता देता है। आपने इतने दिन से मुझसे ये बात क्यों छुपाई, और आप काम के टाइम पर सोते ही क्यों हो? अरे दोपहर के वक्त इतना काम नहीं होता तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब क्या करूँ, मेरी आँख लग जाती है। तो ऐसे सोते रहे तो उस चोर का कभी पता नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, कल मैं छुपकर देखूंगी कि आखिर कौन है जो हमारे गोलगप्पे खाया जा रहा है। आप बस रोज की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो जाना, ठीक है? हाँ, ये तो अच्छा तरीका है उसे पकड़ने का। बस फिर क्या, अगले दिन कालू और माला अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं उस चोर को पकड़ने की जो उनके गोलगप्पे खा रहा था। कालू रोज की तरह अपना गोलगप्पे की रेडी उस पीपल के पेड़ के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगता है और माला दूर खड़ी उस चोर के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही मोटा भूत कालू को सोते देखता है वो बड़ा ही खुश हो जाता है। आ गया गोलगप्पे वाला। मैं कब से इसके इंतजार में बैठा था। अब मैं पेट भर कर गोलगप्पे खाऊंगा। मोटा भूत पेड़ से नीचे उतरता है और एक एक करके गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। माला की तो भूत को देखकर हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये तो भूत है जो रोज हमारे गोलगप्पे खा जाता है। अब हम क्या करेंगे? ये भूत तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। माला भूत को देखकर हड़बड़ा जाती है, पर भूत तो गोलगप्पों के मजे ले रहा होता है। सारे गोलगप्पे खाने के बाद भूत अपने मोटे पेट पर हाथ फेरता है। मजा ही आ गया, पर लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही गोलगप्पे खा लिए। कोई नहीं, खा लिए तो खा लिए, मैं कौन सा बीमार पड़ सकता हूँ। चलो अब आराम से ऊपर जाकर सोता हूँ, वरना कहीं ये आदमी उठ ना जाए। भूत ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके कुछ देर बाद जब कालू उठता है तो टोकरे से फिर गोलगप्पे गायब होते हैं। इस बार भी गोलगप्पे गायब हो गए। पर कोई बात नहीं, माला ने आज उस चोर को देख तो लिया ही होगा। अभी मैं माला से पूछता हूँ कि वो चोर कौन है, फिर हम दोनों उस चोर को सबक सिखाएंगे। कालू घर पहुँचता है और माला उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो घर पहुँचता है तो माला की हालत देखकर वो भी परेशान हो जाता है। क्या हुआ माला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? परेशानी वाली बात तो है ही, आज मैंने जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, तो तुम उस चोर की बात कर रही हो। जरा बताओ मुझे, कौन है वो चोर, फिर देखो मैं उसकी कैसे खबर लेता हूँ। आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो चोर एक भूत है, भूत, एक मोटा भयानक भूत जो उस पीपल के पेड़ पर रहता है और आपके सोने के बाद आपके टोकरे से पेट भरकर गोलगप्पे खा जाता है। ये तुम क्या बोले जा रही हो माला? तुम होश में तो हो ना? अरे हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उस मोटे गंदे भूत को देखा है। अब हम क्या करेंगे? वो भूत तो मेरा पीछा कहीं भी नहीं छोड़ेगा, और अगर उस भूत का हमने कुछ नहीं किया तो हमारा रोज नुकसान होता रहेगा। मेरे पास एक तरकीब है। कल मैं गोलगप्पे के पानी में इतनी मिर्च भर दूंगी कि वो भूत गोलगप्पे खाना ही भूल जाएगा। अरे वाह, तुमने क्या दिमाग पाया है। अगले दिन माला गोलगप्पे के पानी में खूब सारी मिर्च भर देती है और फिर उसके बाद कालू अपना ठेला लेकर निकल पड़ता है। वो पेड़ के नीचे सोने का नाटक करने लगता है और मोटा भूत नीचे उतरकर गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो भूत पहला गोलगप्पा अपने मुंह में डालता है, उसका मुंह आग की तरह जलने लग जाता है। अरे मर गया रे, मैं मर गया। अरे मैं क्या करूं, मेरा मुंह जल गया। माला दूर से उस भूत की ऐसी हालत को देखकर बड़ी खुश होती है। कालू भी चुपके चुपके आंखें खोलकर देखता है तो उस भूत की हालत पर हंसने लगता है और उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो कभी दोबारा कालू के गोलगप्पों को हाथ भी नहीं लगाता।